गाइस, कैसे आप सारे होप ठीक ही होंगे और ठीक ही बने रहना। जो कि हमने इस चैनल पे अपने अनाउंसमेंट करी थी कि हम लोग 10th के 2023 के बोर्ड्स को टारगेट करते हुए कंटेंट लाने वाले हैं, आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं। तो आज से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम साइंस की वन शॉट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर पैटर्न कैसे मिलने वाला है। आपको इस चैनल पर पैटर्न मिलेगा वीडियो को ऐसे, जैसे आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो हमारी 10th की ओवरऑल बुक का फर्स्ट चैप्टर है, और अगर केमिस्ट्री का देखा जाए तो उसका भी फर्स्ट चैप्टर ही है। हमेशा एक वीडियो हम डेडिकेट करा करेंगे पूरे चैप्टर को। उस पूरी वीडियो में हम थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट्स जाया करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा करेंगे। उसके बाद एक वीडियो लाया करूंगा मैं, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होगी उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। बोर्ड्स में जैसे भी क्वेश्चंस आए हो, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सभी के सामने लाएंगे। एक वीडियो में पूरी प्रैक्टिस कराएंगे आपकी। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। आप इन वीडियोस को एज ए रिविजन भी यूज कर सकते हो, अगर आप पूरा सिलेबस कर चुके हो, रिवाइज कर रहे हो। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ट्रस्ट मी, आप वीडियोस देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, मोर देन सब इनफ है, मोर देन इनफ होगा वो आपके लिए। और मेरा नाम है हर्ष भारद्वाज। आज से मैं आप सभी को 10th की, अभी फिलहाल हम 10th की साइंस पढ़ाएंगे। तो जैसे कि हमारा 10th की फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसको थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ने वाले, वन शॉट में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक बात हमें पता होनी चाहिए, हालांकि ये चीज आपके सिलेबस की है भी नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अच्छे के लिए ही है, कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ, वरना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वीडियो को पॉज करो, और अगर आपको सही में पता है कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं तो एक बार उसको लिखो कमेंट सेक्शन में। तो मैं स्टार्ट करता हूं। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस नाम से क्या लग रहा है पढ़कर, फिजिकल। Physical changes are changes in the physical properties of substances. No new substances are formed. हमें जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है फिजिकल चेंजेस, कोई चेंज जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आया हो, उस चेंज को हम फिजिकल चेंज डिफाइन कर देते हैं। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया ऊपर वाले पॉइंट में ही। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमें पता लगाना है कि फिजिकल चेंज, अगर आपको दिखा दे दे 3-4 कंडीशन दे दे और आपसे पूछे कि बताओ ये चीज फिजिकल चेंज है या कौन सा चेंज है, तो आप इसको कैसे बता पाओगे। हम इसको कैसे बताएंगे, अगर उस सब्सटेंस की शेप में चेंज आ रहा है तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी शो हो रही है, फिजिकल चेंज है वहां पर। अगर कलर में चेंज आ रहा है तो वो भी आपका है। और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ सब्सटेंस से क्या मतलब है भैया, आपने तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस बोल दिया। स्टेट ऑफ सब्सटेंस से मतलब है जैसे कि कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी स्टेट बदल रही है। ये क्या है, फिजिकल चेंज ही तो है। पहले अगर ले लो पानी की बर्फ है, अगर कोई बर्फ है वो क्या है, अभी सॉलिड है वो इस टाइम पर, अगर मैंने उसको मेल्ट कर दिया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। अब आप मुझे बताओ कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है। आप मुझे बताओ, पानी से बर्फ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज है फिजिकल चेंज इज इक्वल्स टू में रिवर्सिबल चेंज। अगर आप नोट्स बना रहे हो वीडियो देखकर तो आप इसको मेंशन कर लेना, ये है जो फिजिकल चेंज होते हैं वो हमारे रिवर्सिबल चेंज होते हैं। अब आप पूछोगे भैया कैसे, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे बर्फ से पानी में कन्वर्ट कर लो, आप कुछ भी ले लो, चाहे आप पानी को इवेपोरेट करके गैस भी बना सकते हैं, कुछ भी।
तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस है टेम्पोरेरी चेंज, ये मैं सारी चीज आपको डिफाइन कर ही चुका हूं कि फिजिकल चेंज एक टेम्पोरेरी चेंज आखिर कैसे है। इसके एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, चॉपिंग ऑफ वुड, मेल्टिंग किसी भी चीज की। अगर मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो रही है, अगर मान लो जो वैक्स है अपनी एग्जिस्टेंस स्टेट उसकी सॉलिड थी, अगर वो मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, तो हम क्या उसको सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों का फिजिकल चेंजेस क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो पढ़ लिया भैया, आपने बता दिया फिजिकल चेंज क्या होते हैं। भैया केमिकल चेंज के बारे में बता दो। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। केमिकल चेंजेस, ए चेंज इन विच वन और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज अगर हुआ है तो कोई ना कोई सब्सटेंस फॉर्म होगा। इस बात को याद रखो कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो एक न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होगा। फिजिकल चेंज में क्या था पहला पॉइंट? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। A change in which one or more new substance are formed is a chemical change। सेम है, ऊपर वाला पॉइंट कर दिया हमने क्लियर। A chemical change is also called a इसको अभी बाद में देखेंगे, इसको छोड़ दो अभी। केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज, एग्जैक्टली। और इसी लाइन से हमें क्या समझ आता है कि जो केमिकल चेंज है, इसको हम किसी और से लिखते हैं। जो केमिकल चेंज है हमारा, देखो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज है हमारा। अगर ये एक बार हो गया तो हो गया, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। क्या, जैसे कि हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज है, बट केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे कि हमने एक कागज का टुकड़ा लिया और उसको जला दिया, तो ये हमारा क्या चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। अब आप कहोगे कि इसमें न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ? भैया न्यू सब्सटेंस इसमें क्या फॉर्म होता है, जब हम पेज को जलाते हैं तो उसकी एसिड जो होती है, उसकी जो राख होती है, वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल चेंज हो गया। अब क्योंकि आप राख से तो दोबारा पेज नहीं बना सकते ना। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में भी कई सारी केमिकल रिएक्शन होती है, एसिड्स वगैरह रिलीज होते हैं, फूड का डाइजेशन होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इसके रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया था डाइजेशन ऑफ फूड का, तो कि HCl वगैरह की मदद से हमारे पेट में जब डाइजेशन हो रहा होता है फूड का, तो HCl वगैरह की हेल्प से केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आई होप कोई ऐसा बंदा होगा ही नहीं जो वीडियो देख रहा हो जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में ना पता हो। तो ये आपके सिलेबस में तो था नहीं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बट ये बेसिक चीजें थी। मैंने सोचा कि यहीं से आपकी स्टार्टिंग करनी चाहिए कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। सबसे मेजर क्वेश्चन हमारा पहले आता है, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? आपको पता है तो कमेंट, वीडियो पॉज करो। अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप प्रिवीजन के लिए इस वीडियो को यूज कर रहे हो तो पॉज करो वीडियो और अपने आंसर कमेंट करते चलो कि आपको पता है व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज मैंने आपको बता दिया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या आपको पता है? A chemical reaction is a reaction in which the bonds are broken within reactant molecule। आप कहोगे भैया reactant क्या होते हैं? And new bonds are formed within product molecules in order to form a new substance। अब अगर कोई स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्वेश्चन आएगा कि भैया आखिर ये रिएक्टेंट क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो अगर हम इसको देखें, जैसे कि कोई रिएक्शन है, मान लो रिएक्शन आपकी A प्लस में B बना रही है AB। आई होप सबको पता होगा कि ये जो साइड होती है हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। जो ये साइड होती है हमारी, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। अब जो भी
इनिशियल चीजें होती है, ये हमारी क्या है, पहले ये थी हमारी इनिशियल, और ये क्या हमारे पास फाइनल। भैया आपको कैसे पता कि इनिशियल ये थी और फाइनल ये है, हमें कैसे पता लगेगा? देखो अगर हम देखें तो a प्लस बी बनाकर, हालांकि मैं आपको बस एक रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आगे रिएक्शन में भी पढ़ेंगे हम, आपको एक छोटा सा समझाने की कोशिश है मेरी। अगर a प्लस बी को हमने जोड़ा तो क्या बन गया, ए बी बन गया। तो जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इनिशियल जो भी चीज आपके पास होगी उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, फाइनल जो आपके पास आता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। आई होप क्लियर है ये भी, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी, बट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपको समझ आने चाहिए थे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं आगे। ए केमिकल रिएक्शन इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट। अब आप देखो ए और बी है, वो उनके बॉन्ड्स टूटेंगे, आपस में मिलेंगे। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो बॉन्ड टूटते हैं आपस में, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ए प्लस बी हमने करा था, अगर ए प्लस बी करके हमारी केमिकल रिएक्शन आती है ए बी, हमारे रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं और जब प्रोडक्ट बन रहा होता है उसमें बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ऐसी रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। आई होप रिएक्टेंट आपको क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पे क्लियर कराई है रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो भी चीज आपके पास इनिशियल में है वो आपका रिएक्टेंट है, जो भी चीज आपके पास फाइनल में आ रही है वो आपके प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऑब्वियसली आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। चलते हैं आगे। केमिकल रिएक्शन एक बार रीड करके आपको बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेते इसके ऊपर। ए केमिकल रिएक्शन इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स है वो टूटते हैं आपस में, और फिर जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसमें अपने बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब ये कैसे पता लगा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, कोई रिएक्शन तो हो रही है, बट हम इसका सिग्निफिकेंस कैसे पता लगाए भैया कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर कोई और सी रिएक्शन है, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो देखो अगर आपको पता है तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ रहा है, मैंने ये स्लाइड इसीलिए ब्लैंक छुड़वा रखी है कि अगर आप लोगों को पता हो तो वीडियो पोस्ट करा करो तुरंत, और पहले उसको कमेंट में लिखा करो कि अच्छा इसका आंसर ये है, हमें तो पता है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना, राइट। देखो अगर आपको पता करना है कि कोई रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा these types of observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place। मैं आपको बताऊं ये बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार मैंने देखा है पीवाईक्यू में, इसको 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ही, बेसिक भी है और आपकी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैंने खुद देखा है बोर्ड्स के टाइम पे ये 2 या 2.5-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कोई रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? पहले देखेंगे चेंज इन स्टेट। अगर किसी रिएक्शन की स्टेट में चेंज हो रहा हो, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस बन रही हो, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर में चेंज आ रहा हो तो भी क्या नाम है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। भैया इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब है? देखो जब हमारी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो कोई ना कोई गैस इवोल्व होती है। भैया इवोल्व का मतलब क्या है? कोई गैस रिलीज हो रही होती है, इसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निकलना, रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन, 2 चीजों की रिएक्शन प्रोसेस हो रही है, उनमें से कोई गैस निकल रही है, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, भैया ये तो पहली बार सुना, प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई नहीं, अभी आप इसको अपने माइंड में रखो प्रेसिपिटेट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है, अभी इसको अपने माइंड में बस रखो।
एक साइड पे अपने माइंड के इसको रखो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भैया ने कुछ लिखवाया था। मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आ जाते हैं 2.5-3 नंबर में बोर्ड के अंदर। चेंज इन स्टेट होनी चाहिए, चेंज इन स्टेट है तो भी केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन कलर है तो भी केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन टेम्परेचर है तो भी केमिकल रिएक्शन है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, गैस अगर निकल रही है रिएक्शन में तो भी है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ प्रेसिपिटेट क्या होता है। ये देखो, जैसे कि हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अभी हमारी टेस्ट ट्यूब है, हमने मान लो कुछ रिएक्शन करा दी, ये हमारी कुछ रिएक्शन हो गई, इसमें जो नीचे सब्सटेंस बच जाता है जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर में, ये पानी में इनसोल्यूबल होता है। जो भी आपका प्रेसिपिटेट है इसको याद रखना कि ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ये रिएक्शन हो रही है अपनी, रिएक्शन होने के बाद जो भी सब्सटेंस बच जाता है वो नीचे आ जाता है। क्योंकि ये अब डिसोल्व क्यों नहीं होता, क्योंकि इनसोल्यूबल है। ये जो अपनी रिएक्शन हो रही है लिक्विड वगैरह में, ये इसमें क्या नाम है, मिक्स नहीं हो रहा, तो कि ये इनसोल्यूबल है। आ जाता है क्वेश्चन, आधे नंबर में 1 नंबर में पूछ लेंगे सीधा एक क्वेश्चन देके कि प्रेसिपिटेट इज ए व्हाट टाइप ऑफ ए सब्सटेंस इज ए प्रेसिपिटेट, तो वहां पे इनसोल्यूबल मेंशन करना जरूरी है। आई होप ये भी अपना क्लियर है। आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन भैया अभी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, बट केमिकल इक्वेशन क्या है आखिर? सिंपल सी चीज है। देखो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्लेस हो रही है, ये हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है मान लो। अब आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो कि अच्छा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ मेरे टेबल पे रखे हुए हैं लिक्विड वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह रखे हुए हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा किसी के सामने? मुझे लिखकर दिखानी होगी, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। मैं दोबारा बताता हूं। देखो, केमिकल रिएक्शन मेरे सामने हो रही है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मेरे सामने केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट अगर मेरे को वो किसी और को बतानी है, लिखकर दिखानी है, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा? जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। भैया अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, कोई नहीं, अभी और अच्छे से क्लियर करता हूं मैं। देखो, अभी जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन प्लस किया तो हमारा क्या बन गया? यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। अगर आप कहो कि भैया रिएक्शन हुई, मान लो हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, मैंने अपने हाथों में वो ले लिए मटेरियल, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब मुझे ये लिखकर तो दिखानी पड़ेगी ना, तो मैं इनका नाम लिखकर दिखाऊंगा ना। अब अगर कोई आपसे पूछे, मैं आपको कहूं कि लिखो भैया, अगर मैं कहूं अपनी नोटबुक निकालो और लिख के दिखाओ मुझे 2 + 5 = 7, तो सबके माइंड में क्या आएगा? यही आएगा ना सबके माइंड में। सब ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देंगे, 2 + 5 = 7, 2 + 5 = 7। कोई भी स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा है, क्या पता मैंने ऐसे लिखने को कहा। सही कह रहा हूं ना? अगर मैं आपको कहूंगा ना सीधा कि लिखो, कोई भी आपको कहेगा कि लिखो 2 + 5 = 7, तो आपके माइंड में जो सबसे पहली चीज आएगी वो ये आएगी, ना कि ये। बट अभी देखो, हमने एक केमिकल रिएक्शन लैब में करी, उसके बाद हमने उसको लिखना था, तो हमने क्या करा? हमें पता है मैग्नीशियम को हमने करा, तो मैग्नीशियम का नाम लिख दिया। मैग्नीशियम के साथ किसको रिएक्ट कराया था? ऑक्सीजन को, हमने ऑक्सीजन भी लिख दिया। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें इन चीजों का नाम पता था, तो हमने लिख दिया। तो आपको केमिकल इक्वेशन पता लगा क्या होती है? मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूं और क्लियर करने के लिए।
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, यहां पे आप ना रिटर्न लिख देगा, द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको लिख के दिखा दिया था। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, लास्ट टाइम क्लियर कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। केमिकल इक्वेशन क्या है, लास्ट है। केमिकल रिएक्शन आपने देखा हो रही है, अगर आपको किसी को वो चीज लिखकर दिखानी है तो उस लिखने की रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। आई होप इससे ज्यादा क्या क्लियर होगा, सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। केमिकल इक्वेशन क्या है, इसी लाइन में लिखा हुआ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि बात आई कि भैया सही बात है, हम तो ऐसे लिखते 2 + 5 = 7 अगर केमिकल हमें कोई बोलता लिखने को, बट अभी यहां पर देखो क्या लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया केमिकल इक्वेशन लिखी हमने यहां पर वर्ड लिख दी सीधा। द सिंपलेस्ट वे टू राइट एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड को ध्यान से देखो, क्या लिखा है ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ये कौन सी उसमें लिखी हुई है, ये वर्ड इक्वेशन है। अब मेरा तो इतना भी मन नहीं कर रहा भैया लिखने का, इतना बड़ा कौन कौन लिखेगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना बड़ा भैया कौन लिखेगा आखिर। सही बात है, तो तुम्हारे सिंपल करने के लिए हमने क्या करा, आगे देखो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूज इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स की जगह केमिकल फॉर्मूले का यूज करें तो देखो और भी छोटी हो गई ना। अब यही थी Mg + O2 = Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इज टू में मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। यहां भी ठीक कर लेगा, ठीक है। देखो अगर आपके पास आ रहा है, अभी हम इतनी बड़ी बड़ी लिख रहे थे, इतना टाइम थोड़े ही हमारे पास, हम इतना टाइम थोड़े वेस्ट करेंगे लिखने के लिए। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन आएगा यहां पर, अगेन ऑक्सीजन कर लेना इसको। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू Mg, सिंपल। वो वर्ड इक्वेशन थी, ये हमने क्या करा, सिंपल सारी लाइन में मतलब लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल, और आसान और यूजफुल बनाई जा सकती है अगर हम वर्ड्स की जगह उनके केमिकल फॉर्मूलेज का यूज करें। बस सिंपल। देखो ना वहां पे हमें लिखना पड़ रहा था कितना बड़ा बड़ा, ये देखो खुद ही देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहां पे हमें सिंपल सा लिखना पड़ रहा है छोटा सा, Mg + O2 गिव्स आउट MgO। समझ आ रही है ना। हमें एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं दिखाना, ऐसे नहीं लिख के दिखाना। ये तो आपको दिखाया था कि सबसे आसान मेथड कौन सा लिखने का, केमिकल इक्वेशन का सबसे आसान मेथड कौन सा है। तो सबसे आसान मेथड तो ये है आपका, बट अगर उसको और भी इजी बनाना तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज द बेस्ट एंड राइट मेथड टू राइट एन केमिकल इक्वेशन। क्लियर है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या है, जस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा उसके बाद कि केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, उसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, वो है वर्ड इक्वेशन बनानी। वो हमने कौन लिखेगा इतना बड़ा बड़ा, आप भी बोर हो जाओगे लिख के, तो हम उसको नहीं करेंगे, हम सीधा फॉर्मूले करेंगे। और बोर्ड में ये ही करनी है आपको, बोर्ड्स में नंबर लेने हैं तो आपको ये ही करनी है, समझे। आगे चलते हैं, आई होप इतना क्लियर है सबको।
बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, सही बात है। देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो खुद ही देखो। अब एक चीज ये लिखी हुई है हमने, Mg प्लस में O2 गिव्स आउट MgO। पहले तो मुझे बताओ ये क्या है, ये है हमारे रिएक्टेंट। अब आप मुझे बताओ ये क्या है हमारा, भैया ये रिएक्टेंट्स थे क्योंकि इनिशियल टाइम पे हमारे पास थे, ये फाइनल में हमारे पास है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, पर आप लोगों को एक चीज नहीं लग रही अजीब सी इसमें कि Mg एक था, चलो Mg तो एक आ गया, यहां पर तो 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन आया है, ये O स्मॉल नहीं होगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए ना कि यहाँ पे एक Mg था, चलो एक Mg हमारे पास आ गया, 2 ऑक्सीजन थे, अरे एक ऑक्सीजन आकर गया कहाँ, सही बात है। तो ये अभी क्या है हमारी, ये इक्वेशन क्या है, ये भी हमारी कैसी वो है इक्वेशन, अनबैलेंस है, क्योंकि देखो ना Mg एक था, Mg एक आ गया, चलो ऑक्सीजन तो 2 थे, एक ऑक्सीजन आखिर गया कहां पे, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस तो है ही नहीं, जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने राइट हैंड साइड पे तो है ही नहीं ना। तो अब हम देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। पहली बात तो जरूरत क्यों पड़ी बैलेंसिंग की, आप देख लो ना, आपके सामने एग्जांपल है, Mg प्लस में O2 गिव्स आउट, किसी को ना पता हो तो ये जो साइन होता है ना, ये हमारा डिनोट करता है गिव्स आउट। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ऑक्सीजन तो एक ही है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करें, भैया बैलेंस करना तो आता ही नहीं, बैलेंस तो आज से पहले सीखा भी नहीं बेसिक क्लासों में, सही बात है, मैं तो कह नहीं रहा। आगे चलते हैं, देखते हैं बैलेंसिंग कैसे करनी है आप लोगों को। देखो हम इस एक एग्जांपल लेते हैं और मैं साथ साथ में करता चलूंगा, देखो आपके साथ में, देखो क्या लिखा हमारे पास, Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। अब आपको ना ये ही देखो, वैसे मैं आपको बताऊं अभी तो आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगेगा, जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसको तो ये चीज थोड़ी सी हार्ड लगेगी, थोड़ी सी, बट मैं आपको बताऊं ये अगर आपका बोर्ड में पूछा जाता है तो अभी मैं आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी करनी आपको कैसे बैलेंस, तो आपको बोर्ड में बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर बोर्ड में आ जाता है, वैसे बहुत कम चांस है कि बोर्ड में आपको बैलेंस करने के लिए पूछते हैं, हमारे टाइम पे भी नहीं पूछी गई थी, तो अगर बैलेंस करने के लिए आ जाती है तो जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वो करने हैं। हालांकि इन अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हुए करोगे ना, गलती की 1% भी गुंजाइश नहीं है, 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं है। देखो क्या मेथड है, देखो हमारे पास एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2, एक Fe था यहाँ पर 3 हो गए, एक H2 था, यहाँ पर भी H2 है, एक ऑक्सीजन था, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए। अब इसको बैलेंस कैसे करें, देखो पहले हमें ना सिंपल एक टेबल बनानी है, एक टेबल बना के हमें एलिमेंट लिखने हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, फिर हमें लिखना है, देखो एलिमेंट्स कौन कौन से है, Fe है, हाइड्रोजन है, वो ये तो पूरा वोटर हो गया हमारा, Fe हमारे पास H है और O है। एक टेबल बनाई, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, इनको छोड़ दो, आपको टेबल बना के पहले लिखना है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, फेरस, Fe तो पता होगा ना आपको क्या होता है, Fe से होता है फेरस, और फेरस क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल किसी को अगर कभी पढ़ाई नहीं हो तो भी वो मार्क्स ले सकता है। फेरस होता है हमारा आयरन, बस
शर्त यह है कि आपका पढ़ने का मन होना चाहिए, कंटेंट अच्छा है आपके पास, नो डाउट। आपको कितना पढ़ना है, कितना आपको नॉलेज गेन करनी है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, आपको एलिमेंट की टेबल बनानी है, FeHO। उसके बाद आपको लिखना नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। मैंने बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड के हमें नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं। देखो Fe कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको मैं फिलहाल रफ कर रहा हूं। देखो Fe, हमने एलिमेंट में Fe डाल दिया। अब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, कितने Fe है वहां पर, एक, लिख दिया एक। कितने H है वहां पर, दो, लिख दिया दो। कितने O है वहां पर, एक, लिख दिया एक, लिख दिया। बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब इसके बाद हमने क्या करा, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, हमको लिखने की जो प्रोडक्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। Fe कितने हैं बने यहां पर, तीन, लिख दिया तीन। O कितने आए, ओ सॉरी H कितने आए, दो, लिख दिया दो। O कितने आए हमारे पास, चार। ये टेबल बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आई थिंक सिंपल है। आपको एलिमेंट्स का नाम लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट लिखना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हो गया। इसके बाद जो आपको सबसे पहला पॉइंट अपने माइंड में सेटल करना है वो है ये जो लिखा हुआ है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम। जो ये चीज लिखी है कि हमें जो भी स्टार्ट करनी है बैलेंसिंग, उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि किसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है। तो देख के बताओ इसमें किसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, कमेंट करो, ऐसे बात नहीं चलेगी, देख के बताओ। मैंने पूछा है, और अगर आप लोग सच में अपना लॉयल रहना चाहते हो अपनी स्टडीज के साथ, तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसका साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो। अगर O है, जो O के देखे जाए तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, राइट भैया, सही कह दिया आपने। इसके आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना पड़ेगा ऑक्सीजन को बैलेंस। देखो मेरे इधर देखो, सामने देखो, बिल्कुल सब भूल जाओ क्या हुआ, मैं बताता हूँ दोबारा से, बिल्कुल फोकस के साथ देखना है। हमें पहली बात केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। हमें फोकस यहाँ पे बिल्कुल सामने, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया। अब हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, हमें एक टेबल बनानी है, एलिमेंट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट लिखना है। आ रही है समझ। उसके बाद लिखने के बाद क्या करना है, हमें ये देखना सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं। हमारे इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके थे, ऑक्सीजन के। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। भैया ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं मतलब कैसे करेंगे, बैलेंसिंग तो ही क्वेश्चन है कि भैया बैलेंसिंग कैसे करना है। तो बैलेंसिंग देखो, अब आपको क्या करना है, और ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। मैंने आपको कहा ना कि लेक्चर देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना मस्ट है, नंबर मार्क्स अच्छे आ सकते हैं आपके, कोई नो डाउट है। पहले मैं उसमें लिखा था, मैंने उसमें स्लाइड में भी नीचे इसलिए मेंशन करवाया था कि हमें सबसे पहले जिसके भी एटम्स ज्यादा है ऑक्सीजन के थे, तो हमें इसको बैलेंस करना है। देखो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सेम वही बात लिखी हुई है। देखो यहां पर देखो कोई फर्क थोड़ी है बात में, यहां पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लिखा हुआ था, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इनिशियल, इनिशियल क्या होता है, क्या बताया था मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में, क्या बताया था, रिएक्टेंट्स। और ठीक है इसको रफ करते थोड़ा सा। देखो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देखना, इनिशियल, इनिशियल मतलब रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, देखो H2। अब आप देखो ध्यान से देखना, आप कहोगे कि भैया ऑक्सीजन कहाँ है रिएक्टेंट में, देखो ये रहा H2O। जो हमारा ये है, ये हमारा ऑक्सीजन है। आगे चलते हैं।
रिएक्शन का हमारी ये रही Fe प्लस में H2O Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल, ठीक है, 9 इन H2O, 4 इन FeZOA। आई थिंक सो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रखी है, टिपिकल कुछ मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर। लेट मी चेक। ठीक है, देखो अगर हम इनिशियली देखें कि हमारे पास कितना है, ये देखो हमारे पास जस्ट एक ये रिएक्शन दे रखे है ना हमें, Fe प्लस में H2 Fe3O4 प्लस H2O। हमें देखना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, एक इनिशियल इन रिएक्टेंट 1 इन H2O। एक ही तो ऑक्सीजन है ना हमारा H2O में, देखो एक ऑक्सीजन H2O के अंदर। और प्रोडक्ट में देखो, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहे हमारे रिएक्टेंट, ये रहे हमारे प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं मुझे ये बताओ, देखकर कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, 4। तो यहां पे अगर हम लिख के दिखाऊंगा मैं, अगर लिख के मैं दिखाता हूं, देखो सिंपल सी बात है, आपको एक टेबल बनानी है ऐसे। पहले आपको बताना है इनिशियल, ठीक है, यहां पे आपको लिखना है इन रिएक्टेंट्स, और यहां पे आपको लिखना है इन प्रोडक्ट, ठीक है। इनिशियली कितने थे H2O में, H2O में कितने ऑक्सीजन, 1 लिख दिया। यहां पे थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया। आई होप ये आपको क्लियर चल रहा है सब कुछ, इसमें मेरे को इतना टाइम देने की जरूरत है नहीं। 1 इन H2 है, 4 इन Fe3O4 है। अब हमें बैलेंस करना है। हमें बैलेंस कैसे करना है, देखो हमने इसमें देखा एक ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन। अगर आपके पास एक चीज है और सामने वाले के पास 4 चीज है, तो आप एक चीज को 4 चीज कैसे बनाओगे, एक को 4 से गुना करके या 4 को 1 से डिवाइड करके। आप या तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड वाला छोड़ देते हैं भाई, है ना, डिवाइड वाला सच्ची में बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको छोड़ते हैं, अपना बेसिक चलते हैं, मल्टीप्लाई करना इजी होता है। अभी यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। उन्होंने क्या करा, देखो टू बैलेंस, एक ऑक्सीजन था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर हमारे इनिशियल भी 4 थे, फाइनली भी 4 ही है। यहां पे हमारे पास इनिशियली में 1 था, फाइनल में 4 है, तो हमारे आई थिंक हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई। आई एम राइट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। अब जब बैलेंस करने के बाद हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको इसलिए खुद करके दिखाऊंगा। ये देखो मैंने क्या करा, एक सेकेंड, टेक्निकल एरर। देखो Fe, मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सामने 4 ऑक्सीजन करने के लिए, तो 4H2O। अरे भैया आपने तो कहा था कि ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपने तो पूरे वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी तो आपने पिछली, आप इतनी देर से कह रहे हो कि ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई। आप लोग सोच रहे हो मैं इतना इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ बार बार। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है, अगर ये समझ नहीं आई तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैं इतना टाइम इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, वरना मैं इसको ऐसे कैसे बात करते करते खत्म करके निकाल देता। अब आप पूछोगे अरे भैया आपने कहा था ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपने तो वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं आपको बताऊं, कभी भी याद रखना, अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये H2O था, मैं कहूं कि मेरे को हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना दिया। ये कभी भी नहीं होगा। अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो पूरे के साथ ही होगी, पूरे एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगी पूरे। यहां पे मेरे को ऑक्सीजन 4 करने थे, मैं यहां पे डायरेक्ट 4 ऑक्सीजन नहीं, सॉरी
देखो Fe प्लस में 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस में यही रिएक्शन थी ना अपनी, H2 था सॉरी, अब हमारे पास ये रिएक्शन थी आगे ना। मैंने कहा आप 4 को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अब आप कहोगे भैया अच्छा तो अगर हम देखें तो अगर आपने 4 को पूरे से मल्टीप्लाई करा है तो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। भाई बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। अब आपको इतना क्लियर हो गया। पहले हमें क्या करना था, हमें लिखनी होती है कि रिएक्टेंट और उसमें कितने कितने हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा एटम जिसके मॉलिक्यूल होते हैं उसको उठाते हैं हम, उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में एटम्स वगैरह लिखते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी ये आदत है, ये आएगी रिएक्शन। ये मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, Fe + 4H2 गिव्स आउट Fe3O4 + H2। इतना करने के बाद अब देखो, अब इसके बाद आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन। To equalize the number of H atoms, make the number of molecules of hydrogen S4 on the RHS। अब देखो, अब जैसे ये कर रहा था ना Fe + 4H2O, एक बात बताओ मेरे को, 4H2O अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और अब आप पहले मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं लिख नहीं रहा, मैं बस इतना लिख रहा हूं एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट करो, ऐसे नहीं होगा काम। यहाँ पे लिखा है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर आगे। हमें इस 4 को जितने भी यहाँ पे होते हैं इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 4 2 8, 4 2 8, 4H2O का मतलब है कि हमारे पास 4 एटम्स तो ऑक्सीजन के हैं और 8 एटम हाइड्रोजन के हैं। आई समझ में बात, आई होप क्लियर है। इसको रफ करते हैं। अब देखो, एटम ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल कितने थे हमारे पास, 8 हो गए ना इनिशियल। अभी मैंने आपको करके दिखाया कि 8 in 4H2O। अभी मैंने आपको करके दिखाया ना कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन है इनिशियली। अब और इसमें कितने बचे थे हमारे पास, देखो आप देखो रिएक्शन में H2, तो यहां पर कितने 2 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में 8 हो गए, प्रोडक्ट में 2 है। तो अब क्या करोगे, यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, करने को आप इसको कहोगे आप भैया 2 से डिवाइड कर दो, नहीं 4 से डिवाइड कर दो, सॉरी। हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे 2 इन H, इस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वजह से उसके बाद हमारी रिएक्शन क्या आएगी, Fe + H2O गिव्स आउट Fe3O4। गलत है, ये 4 दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये 4 यहाँ पे है। Fe + 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 + 4H2। इस पे टाइम इतना इन्वेस्ट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe Fe प्लस में 4H2O, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये सेकंड है। Fe + 4H2O गिव्स आउट Fe3O4। इधर हमें 8 बनाने हैं, इधर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, इधर हमें 8 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4H2। कम ऑन, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा बच गया,
कौन सा बच गया, फेरस का, आयरन का। तो अब हमें देखना है इनिशियल कितने हैं। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में कितने हैं हमारे पास, Fe। हमारे पास कितने हैं, एक Fe है। यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर टिपिकल मिस्टेक हो रखी है। तो अगेन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 1। यहाँ पे कितने हैं, ये गलत है आप लिख लेना। यहाँ पे कितने फेरस है हमारे पास, 1। और यहाँ पे कितने फेरस है, 3। सिंपल, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बैलेंस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया। हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जहां मैं आपको करके दिखाऊंगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, Fe 3Fe हो जाएगा ना। इसको किसी और कलर से करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। Fe प्लस में 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस में 4H2। अब देखो 3Fe इधर है, 3Fe इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन उधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है, 8 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस हो गए। मैंने इस पर काफी टाइम लिया है आपका, और आई होप इस ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना मस्ट है, बार बार बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको इतना खींचा है। क्योंकि मेरे को पता है कुछ लोग जो बिल्कुल जीरो से उठ के आए हुए हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरे साल, वो भी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए बस। बाकी रिवीजन वालों को लगी रहा हो कि भैया आप तो बहुत स्लो चल रहे हो, थोड़ा फास्ट फास्ट चलो। अब चलते हैं, अब ये हमारी हो गई है रिएक्शन बैलेंस। हाँ अब देखो हमारे पास रिएक्शन क्या आई है, इसको हम लिख लेते हैं एक बारी, रुको। हमारे पास रिएक्शन क्या आई है, थ्री Fe प्लस में अब ये रिएक्शन देख के मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन आपको बता क्या क्या रही है, बताओ बताओ, ये रिएक्शन आपको आखिर बता क्या क्या रही है। ये रिएक्शन आखिर आपको बता क्या क्या रही है, आप मुझे ये बताओ। इस रिएक्शन से आपको ये पता लग रहा है इस रिएक्शन में फेरस है, ठीक है, इस रिएक्शन में वाटर है, ठीक है, इस रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है, ठीक है, उनके नंबर भी पता लग रहे हैं। क्या आपको ये पता लग रहा है फेरस कौन सी अपनी स्टेट में है, हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में, ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है। समझ आ रही है बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि आपको ये तो पता लग रहा है कौन सी चीज कितनी कितनी है इसमें, बट आपको क्या ये पता लग रहा है कि कौन सी चीज कौन सी स्टेट में। आखिर हमने बैलेंस करना सीख लिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी चैप्टर की, बट क्या आपको पता लग रहा है, मैं अगेन एंड अगेन पूछ रहा हूं, नहीं लग रहा ना पता, तो अब इसके लिए एक चीज है, देखो, टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। इधर देखो सामने कि सिंपल सी बात बोली हुई है इसमें, कि अगर रिएक्शन लिखी हुई है, आपको उसके केमिकल फॉर्मूला के साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है, कि रिएक्टेंट में वो गैसियस था, बाद में जाके सॉलिड हो गया, रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड था, बाद में जाके गैसियस हो गया, जो भी है। The gaseous, liquid, aqueous, solid and solid states of reactants and products are represented by the notations gaseous, liquid, solid। ये देखो ये C नहीं है, ये आप लोगों को देखने में C लग रहा है, बट ये C नहीं, ये कोमा है, और ये K है, Q है, सॉरी। देखो क्या लिखा हुआ है, इस चीज को देखना, गैसियस, ठीक है, सबको पता है गैसियस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, एक्वस। अरे भैया ये कौन सी बला गई एक्वस, एक्वस क्या होता है, तो मैं बताता हूं, अभी बताता हूं एक्वस, रुको एक मिनट। सॉलिड स्टेट सब पता है,
ठीक है। गैस को अगर हम डिनोट करेंगे तो G से डिनोट करेंगे, सॉलिड को डिनोट करेंगे तो S से डिनोट करेंगे, लिक्विड को डिनोट करेंगे तो L से डिनोट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें वाटर की कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है, वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कोई रिएक्टेंट है, उसकी स्टेट क्या है, एग्जिस्टेंस स्टेट क्या है, समझ रहे हो आप बात? उसकी जो एग्जिस्टेंस स्टेट क्या है, मतलब रुको मैंने क्या बता आपके लिए आगे कहीं मेंशन कर रखा हो। नहीं नहीं आगे मेंशन नहीं है, मैं बताता हूँ यहीं पे रुको। जैसे देखो आपका रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। अगर रिएक्टेंट कोई है और वो वाटर के उसमें अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, और ये वाटर थोड़ी थोड़ी वाटर की उसमें प्रेजेंट है ना, तो इसको हम एक्वस कह देते हैं। आप इसमें ज्यादा डीप में मत घुसो। बाकी अगर इसमें डाउट रहेगा, ये एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, मैंने जानबूझ के इसको छोड़ भी रहा हूँ। अगर आप लोगों को एक्वस के बारे में जानना है, एनसीईआरटी पढ़ना, उसके लिए मैं आपको छोड़ भी रहा हूँ कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। बाकी अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। एक होमवर्क आपके लिए भी तो बनता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं एनसीईआरटी से पढ़ के आना, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक पे। सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक यही है, अगर आपके मार्क्स लाने हैं आपको तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक यही है। स्कोरिंग टॉपिक, इससे नंबर आएंगे ही आएंगे, इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। और ये टॉपिक मेरी बात मानो बहुत इजी है, मुश्किल भी नहीं है थोड़ा बहुत भी। आओ करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है भैया? अरे हम बैठे इसलिए हम बताएंगे। कॉम्बिनेशन नाम से क्या पता लग रहा है, किसी चीज का कंबाइन होना। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना आपको बस माइंड में वो रखनी है, आपको याद रहेंगी अपने आप। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है सब भूल जाओ, सब भूल गए। अब हमने क्या पढ़ा अभी, ये देखो। बचपन में क्ले से खेले ना, चिकनी मिट्टी से हम खेले। मान लो एक चिकनी मिट्टी है मेरे पास, मान लो एक चिकनी मिट्टी है मेरे पास रेड, जिसकी मैंने बॉल बना ली, और एक है मेरे पास येलो। अब मैंने क्या करा ना, इनको उठाया दोनों को, और दोनों के लिए देखो एक चिकनी मिट्टी की बोली रही, एक ये रही, एक रेड कलर की एक येलो। मेरा मन करा मैंने ऐसे मिला के ऐसे 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 कर दिया उनको, ऐसे करके उनकी मिलाकर एक बॉल बना ली। तो बॉल कैसी बनेगी? बॉल कुछ ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉल उठाई, दूसरी बॉल उठाई, दोनों को कंबाइन करा, क्या बन गया? समझो, एक रिएक्टेंट उठाया, दूसरा रिएक्टेंट उठाया, दोनों को कंबाइन कर दिया, जो प्रोडक्ट आया उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो आपने एक रिएक्टेंट उठाया, ए प्लस में बी गिव्स आउट ए बी। क्या हो गया ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? ये चिकनी मिट्टी वाला एग्जांपल आपको हमेशा याद रहेगा। एक चिकनी मिट्टी की बोल ली रेड कलर की, एक चिकनी मिट्टी की बोल ली येलो कलर की। मस्ती मस्ती में खेलते खेलते मैंने दोनों को मिला दिया। मिलाना क्या होता है? कंबाइन। कंबाइन करने के बाद बोल जो आएगी हमारे पास वो कुछ ऐसी आएगी,
तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए को लिया, बी को लिया, दोनों को मिलाया और ए भी हमारे पास आ गया। अब इसके कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल देखते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट मे बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। देखो ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, मिलकर सिर्फ एक रिएक्टेंट बना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने भी रिएक्टेंट हो, अगर वो सब कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले कुछ टुकड़े थे जो रिएक्टेंट है अलग अलग है, उनको मिलाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कि सारी चीजें कंबाइन हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद वाटर। अब वाइग्रेसली क्या होता है भैया, वाइग्रेसली नहीं आया समझ, क्या था वाइग्रेसली होता मतलब बहुत जल्दी से। जैसे हम कहते हैं ना कि पोटेशियम बहुत वाइग्रेसली सब्सटेंस होता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट हो जाता है, उसको हम केरोसिन में रखते हैं। वाइग्रेसली का मतलब होता है बहुत जल्दी, रैपिडली, बिल्कुल बहुत फास्ट हो। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम वही है जो तुम अपने घर वालों को लगवा रहे हो, क्या चूना, चूने का चूना देखा ना जो लगता है अपने घर में चूना, वही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देखो किसी और से दिखाता हूं, वेट। विजिबल है ना, विजिबल नहीं है ना, वेट, इतना तो विजिबल है ही, दिख रहा है थोड़ा बहुत आपको, बस मैं बता रहा हूं बोल। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये O ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करा वाटर के साथ, रिएक्टेंट A प्लस रिएक्टेंट B गिव्स आउट ए प्रोडक्ट, दोनों का कंबाइन होकर हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं। और जब ये रिएक्शन होती है ना तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहाँ पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई थिंक सो क्लियर है, एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मे बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। एक और दो रिएक्टेंट्स या तीन रिएक्टेंट, चार रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितने भी हो, बस जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, ये आपके सामने मैंने लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी बार बार ही बोल रहा हूँ, पढ़ना मस्ट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, नहीं होते कमेंट्स में लिखना, अगर नहीं होंगे तो मैं गिराऊंगा। बाकी पीवाईक्यू आ रहे आप सभी के लिए। पीवाईक्यू आने के लिए एक मिनट, पीवाईक्यू आने के लिए उससे पहले आपको खुद पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। चलते आगे। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत इजी है, मतलब आप लोग समझने की कोशिश करना, बस थोड़ा सा समझना। देखो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक देखो एक्सोथर्मिक से क्या समझ आ रहा है आपको, एक्सोथर्मिक से समझ क्या आ रहा है। देखो एक्स से मतलब याद रखो एग्जिट, और थर्मिक वर्ड तो वही यूज करते हैं ना हम जहां हीट से रिलेटेड हो। मिल्टन वगैरह की ऐड देखिए ना,
थर्मल बोतल, थर्मल लंच, आपके खाने को रखेंगे गर्म, ये वो फलाना। थर्मल जहां वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, वहां पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हीट के बारे में। और एक्स से तुम याद रखो एग्जिट, ट्रिक बता रहा हूं ये सिंपल सी। एक्स से याद रखो एग्जिट, थर्मिक से याद रखो हीट। तो इससे क्या होगा, इससे याद रखो अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें हीट का एग्जिट हो रहा है, हीट इवोल्व होकर बाहर जा रही है, तो वो रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड, जिसमें हीट रिलीज होती है, इन विच हीट इज रिलीज। ध्यान से सुनो, सामने देखो, फोकस बिल्कुल रखो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ये देखो, जैसे बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन सॉलिड की स्टेट में है, O2 गैस की स्टेट में रिएक्ट हो गया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। A reaction in which a compound splits up into two or more simpler substances is known as decomposition reaction। इसको देखेंगे, आई थिंक सो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, A प्लस बी करा, ए बी मिल गया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ए बी है उसको तोड़ के A प्लस बी कर लिया। समझ रहे हो बात को, देखो, ए रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर। ध्यान दो, ए रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड, ए रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, जो दो या उससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में निकल आए उसको हम कह देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। देखो, जैसे कि एक हमारे पास एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे फेरस सल्फेट का। ये थोड़ा चेक करना, ये गलत हैगा, इसको थोड़ा चेक करना, अपना एनसीईआरटी में देखना, ये गलत है। ये कंपाउंड है हमारे पास फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से जब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराई तो क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आपको बस जो बात नोट करनी है यहाँ पर क्या है, कंपाउंड एक था, बने कितने, एक दो तीन, तीन कंपाउंड बने एक कंपाउंड से। तो ये क्या हो रहा है, टूट रहे हैं, एक चीज में से टूटे, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट से बन रहा है आपका फेरस ऑक्साइड SO2 प्लस SO3 गैस। आई थिंक सो ये इतना कुछ ज्यादा टॉपिक है नहीं यार कि मैं इस पर ज्यादा टाइम दूं। आगे चलते हैं। किसका एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। एक सेकंड, अभी आपने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अब एक्सोथर्मिक तो भैया पढ़ा, एक्सोथर्मिक का कुछ उल्टा भी तो होता होगा ना, बिल्कुल होता है भाई, सही बात है। एक्सोथर्मिक का उल्टा होता है एंडोथर्मिक। ये देखो, एंडोथर्मिक इज एन से याद रखो इन, और थर्मिक से तो याद रखना ही है हीट। इनका क्या मतलब है, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ हीट हो, जिसमें हो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। समझ रहे हो, एंडोथर्मिक इज द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस, जिस रिएक्शन में हीट आपको चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए, वो रिएक्शन होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे ये AgCl आएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर तो आप 4-5 स्टार लगा लो। White silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride
इनटू सिल्वर। अभी हमने क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, एक कंपाउंड से एक या दो ज्यादा कंपाउंड बने। अब आप एक बात बताओ ना मुझे कि AgCl था वो अपने आप रखा रखा तो नहीं टूटेगा। AgCl सनलाइट की प्रोसेस, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Cl2 में टूट जाता है। अब क्या हो रहा है, एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बन रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgBr से सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2 बन रहा है, कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इतने स्टार क्यों लगाए, ये सिर्फ इसकी वजह से। The above reactions are used in black and white photography। ये black and white photography reaction in which energy absorbed, ये लाइन लगा लो, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों रिएक्शंस आपसे पूछेंगे which reactions are used in white and black photography। समझ रहे हो। और ये रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। क्यों होती है, मैंने क्या बताया, देखो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट से क्या मिलेगी, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, फिर रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान लो कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आज आपको, मैं कल को ये छोड़ के चला जाता हूं, तो क्या लेक्चर्स रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। मैं जाऊंगा, कोई और सा टीचर आएगा पढ़ाने मेरी जगह, तो किसी ने आकर मेरे को क्या करा, मेरे को रिप्लेस करा, डिस्प्लेस करा ना, मेरी जगह आकर अपनी प्लेस ले ली। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है। देखो आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ एनसीईआरटी के। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और एनसीईआरटी मैंने इतना बोला है, इतना ज्यादा आपको खींच रहा हूँ, क्यों खींच रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बार बार रिपीट कर करके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element। अब एक बात बताओ मुझे, मैं ताकतवर हूं, मान लो मेरे से कमजोर एक आदमी खड़ा है, मुझे वो जगह जाना है, मैं क्या करूँ, चले साइड हो। कोई एक ताकतवर आदमी किसी कमजोर, अपने से कम ताकतवर आदमी को, उसको जब भी हटाकर उस जगह पर कब्जा कर सकता है। अंग्रेजों ने यही तो नीति अपनाई थी ना, ताकतवर को कम ताकतवर से भिड़वा के उनकी ताकत जो भी था, एक ताकतवर राजा कम ताकतवर राजा को हटा देता था उसकी गद्दी से और खुद राज करने लग जाया करता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है। मैं आपको दो ट्रिक्स बता रहा हूं, क्या नाम है, कॉम्बिनेशन में क्ले की बॉल्स, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा, डिस्प्लेसमेंट राजा वाली बात याद रखो, एक ताकतवर राजा एक कमजोर राजा को हराकर उसकी सत्ता पर कब्जा कर लेता था, उसकी जमीन हड़प लेता था सारी की सारी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element। ये लाइन दो बारी हो गई है। A less reactive element displaced from its compound। सेम बात है, एक ताकतवर राजा ने एक कमजोर राजा को उसके राजपाट से निकालकर खुद राज कर लिया वहां पे। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से बाहर निकालकर खुद राज करने लग गया। फेरस को हैगा CuSO4, फेरस कॉपर सल्फेट, फेरस और कॉपर सल्फेट को आप करोगे तो फेरस ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, सॉरी फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो फेरस क्या करेगा, फेरस कहेगा चल कॉपर चल 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 खाली कर, अपना कंपाउंड मेरे को लेने दे, कॉपर को भगा देगा और बना लेगा FeSO4 प्लस में कॉपर, कॉपर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या नाम है, एक्वस आया दोबारा, मैंने कहा आपको एक्वस होमवर्क में अपना बताना। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी थी फिगर, तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार दे दी कि आप इसको देख के समझो। ये रही आपकी रिएक्शन, आई होप क्लियर है। ये भी फेरस सॉलिड प्लस में आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट गिव्स आउट आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। इस रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है, वो होमवर्क है आपका, ब्लू से रेड होता है या रेड से ब्लू होता है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। भाई देखो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबने अक्षय कुमार का वो वाला मीम देख रखा है ना, इधर का उधर उधर का इधर, याद है ना अक्षय कुमार का वो वाला मीम। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है डबल डोल की। ये देखो देखो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, देखो मैं आपको ना पहले थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो एक हैगा Son2,
ये है भैया सोनटू। ये है मोन्टू। ये है सोंटी। और ये है मोंटी। अब क्या होता है, सोनटू मोन्टू थे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सोंटी मोंटी भी बहुत अच्छी अच्छी दोस्तें थी। अब होता क्या है, ये दोनों ये चारों मस्त पार्क में घूम रहे होते हैं। सोनटू और एक कमरे में जाते हैं सारे, चारों के चारों। सोनटू अपनी दोस्ती बना लेता है, नहीं मोंटी के साथ भी, सोंटी के साथ बनाते हैं इसकी इसकी जोड़ी सोनटू की सोंटी के साथ ही बनाते हैं। सोनटू जाता है अपनी दोस्ती बना लेता है, ओहो, सोनटू जाता है अपनी दोस्ती बना लेता है सोंटी के साथ। मोन्टू करता अरे तूने सोंटी के साथ बना लिया तो मैं क्यों रहूंगा, मैं भी मोंटी के साथ बना लेता हूँ। हुआ क्या, दो दोस्त एक साथ एक जगह गए, दो दोस्त एक साथ जगह गए। इसने यहाँ पर इसके साथ दोस्ती करी, इसको इसकी कंपनी से ज्यादा उसकी कंपनी अच्छी लगी सोंटी की, तो ये उसके साथ चला गया। मोन्टू को मोंटी की कंपनी सोंटू से ज्यादा अच्छी लगी तो ये उसके साथ चला गया। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. In double displacement reaction, the positive ions exchange negative ion partners. A double displacement reaction is represented by the general equation. देखो मैं आपको सीधा ही बताता हूँ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, कुछ नहीं होगा, डबल डोल की, दोनों एक साथ गए थे। अब आप मान लो ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है और ये चौथा पर्सन है। क्या करेगा, ये इसके साथ मिल जाएगा जाकर और ये इसके साथ मिल जाएगा जाकर, Na2Cl2 हो जाएगा, जिसको आप लिखोगे तो 2NaCl, BaSO4। यहाँ पर क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हो गया। आयंस क्या होते हैं भैया, आयंस के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है किसी एलिमेंट के ऊपर उसको हम कह देते हैं आयंस। सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो सबसे ज्यादा सिंपल है। इसको ऐसे याद रखो, 4 पर्सन एक रूम में गए, पहले ने तीसरे के साथ बॉन्डिंग कर ली, दूसरे ने चौथे के साथ बॉन्डिंग कर ली, जब बाहर आए तो ये बेरियम सल्फेट बन गया, ये सोडियम क्लोराइड बन गया। इतनी आसान आसान ट्रिक्स दे रहा हूँ मैं आपको, बस आपको आपका काम है पढ़ना। कंटेंट आपके लिए बढ़िया लाएंगे, अभी स्टार्ट करा, और भी नेक्स्ट लेवल कंटेंट लेके आएंगे जितनी मेहनत करेंगे आप। जितना इंटरेस्ट दिखाओगे उससे ज्यादा मेहनत हम करेंगे आपके साथ। अब भाई रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक मोटा आदमी है, अगर उसको पतला होना है तो वो पतला कैसे हो सकता है, समझ रहा, मैं तुम्हें ट्रिक ऐसी बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूँ, तुम्हें मेन चीजें याद रखनी ही नहीं, रिएक्शन पैक्शन याद करनी ही नहीं, तुम्हें बस मेरा एग्जांपल ध्यान रखने हैं। ऑक्सीडेशन बताओ, एक आदमी है मोटा मेरे जैसा, उसको पतला होना है, वो पतला कैसे हो सकता है, या तो वो खाना कम कर दे या वो एक्सरसाइज करने लग जाए, यही हो सकता है। चलो इसका छोड़ो, सुख दुख का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। एक आदमी रहता है बहुत दुखी रहता है भैया, ऐसे हाथ जोड़कर रहता है, बहुत दुखी रहता है बेचारा, वो सुख ही कैसे हो सकता है, या तो उसके जीवन में सुख आ जाए या उसके जीवन के जो भी दुख है वो चले जाए। ये देखो, ये तो दुखी है ना, मैंने स्माइल कर दिया इसको, रुको, ये बेचारा दुखी रहता है अपनी जिंदगी में। अब इसका अगर इसको हमें नॉर्मल करना तो ये सुखी कैसे हो सकता है, देखो, या तो इसकी जिंदगी से दुख चला जाए या इसकी लाइफ में सुख आ जाए।
इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, ये बंदा खुश हो जाएगा। चाहे इसकी लाइफ में जो दुख है एग्जिस्टेंस वो चले जाए, चाहे इसकी लाइफ में सुख आ जाए तो ये सुखी हो जाएगा। समझे इस बात को। एक दुखी बंदे को अगर नॉर्मल होना है या सुखी होना है तो क्या हो सकता है, या तो उसकी लाइफ में सारा दुख चला जाए या उसकी लाइफ में सुख आ जाए। तो ऐसे ही हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. इसकी एनसीईआरटी पढ़ना इस वाले टॉपिक की बहुत अच्छी है, मैं देखो आपको बताता हूँ। हाँ, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। चलो पहले आपको एग्जांपल दे देते हैं। CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस में H2O। अब ये देखो Cu ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पर आया तो क्या बन गया, कॉपर। खाली कॉपर ऑक्साइड से ये क्या बन रहा है, खाली कॉपर। H2 से ये क्या बन रहा है, H2O। ये क्या हुआ यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। भैया रिडक्शन कैसे हुआ आपने तो बताया नहीं, आप तो सुख दुख में लगे रह गए। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो बताया नहीं। सही बात है, अभी बता देते हैं। ये देखो ऑक्सीडेशन कब होगा, या तो ऑक्सीजन आ जाए या फिर उसमें से हाइड्रोजन चला जाए। सिंपल बात है, सुख दुख में भी तो ये बता देना ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कब होगा, या तो उसकी लाइफ में ऑक्सीजन आ जाए और या फिर उसकी लाइफ में जो हाइड्रोजन है वो चला जाए, तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सेम रिडक्शन का है। रिडक्शन दूसरे कलर से लिखते हैं, देखो या तो रिडक्शन में क्या होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन चला जाए, ऑक्सीजन चला जाए, या फिर हाइड्रोजन आ जाए। क्लियर है, यही हो रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे हो रहा है, Cu से Cu बन रहा है, ऑक्सीजन गायब, तो रिडक्शन हो रहा है। H2 था, यहाँ पे H2O बन रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी आप लोगों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आगे चलते हैं, कोरोजन क्या होता है। अब हमारा चैप्टर खत्म होने को आ गया है, बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं। When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. जब एक मेटल किसी सब्सटेंस के, when a metal is attacked by substances around it, जैसे एक आयरन रखी रहती है, अपनी आयरन रखी है, उस पर रस्ट लग जाता है, कोरोजन होने लग जाता है ना। वो कैसे होता है, आयरन रखी है, एटमॉस्फेयर की मॉइस्ट, एसिड, जो भी ह्यूमिडिटी वगैरह वो उस पर अटैक करने लग जाती है। धीरे धीरे वो जम खाने लग जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। वो आयरन रखी है, Fe खाली रखी है, ऑक्सीजन आके उस पर अटैक कर तो क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड। तो इसीलिए हम इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक कोटिंग वगैरह भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरे हिसाब से कोरोजन भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लैक कोटिंग ऑन कॉपर। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। यहां पे आना चाहिए आपका द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आई बात समझ। ये क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि कॉपर जब रस्ट होता है तो उसके ऊपर कौन से कलर की कोटिंग आती है, ग्रीन कलर की। जब सिल्वर रस्ट हो रहा होता है तो उसके ऊपर कौन से कलर की कोटिंग आती है, ब्लैक कलर की। आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। आगे चलते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है। When fats and oils are oxidized,
they become rancid and their smell and taste change. Usually substance which prevent oxidation are added to foods containing fats and oil. जब हमारे खाने के फैट्स या ऑयल्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। भाई क्या कोई एग्जांपल ऐसा दो ना जो दिल को टच कर जाए। लेज के पैकेट खाते होगे, चिप्स वगैरह तो खाते ही होगे ना। चिप्स वगैरह हम कई बार जाते हैं तो दुकान वाला हमें फटा हुआ पैकेट दे देता है जो कहीं से फटा हो, उसके अंदर की सारी हवा निकली रहती है। तो हम खाते तो वो हमें सिली सी लगती है। हमारी देसी लैंग्वेज में उसको सीलना कह देते हैं। सीलता क्या है, वो कुछ नहीं होता, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। वो खाने की चीज़ जो फैट्स है उस खाने में, जो ऑयल्स है उस खाने का, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। आ रही है बात समझ? इसलिए हमें वो अच्छा नहीं लगता। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? जो तुम लोग पैकेट लाते हो उसको बम से फोड़ते हो ना, उसके अंदर हवा होती है, कौन सी गैस होती है उसके अंदर? नाइट्रोजन गैस, जो प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन को उस खाने के साथ रिएक्ट करने से। और सच सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं उनको, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। चलो चैप्टर खत्म हो गया हमारा आज। आई होप मैंने ये चैप्टर को ऐसे खींचा है, पूरा चैप्टर इतना रिपीटेशन करा है। इस चैप्टर में मैंने इतना रिपीटेशन करा है, कोई बच्चा जीरो से पढ़ेगा ना, रिवीजन वालों की तो बल्ले बल्ले होगी। बहुत अच्छे से समझाए सारे टॉपिक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने अच्छे समझाया। मैं क्या गलत समझाऊंगा? है? मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर खत्म करा दिया। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी का कोई टॉपिक नहीं बचा इस चैप्टर के अलावा। अब आप लोगों को क्या करना है? सिंपल एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप बस इतना करो, इनफ है, मोर देन इनफ है। मैं आऊंगा दोबारा एक वीडियो और लेकर, इसके पीवाईक्यू करेंगे हम, सिर्फ हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे पूरी थ्रू आउट द वीडियो। पढ़ना है, फोड़ना है, अपना पढ़ते रहो, स्टे मोटिवेटेड। और ये बोर्ड्स के लिए टारगेट करते हो, बनाइए आपके लिए। मेरे हिसाब से आप लोग अपने रिव्यूज जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।